द सेकेंड एनालिटिकल टेक्निक जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूज करते हैं उसको कहा जाता है इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को डिटरमिन करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन the functional group of organic molecule. नेक्स्ट, आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रम। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस has to be on the y-axis and wave number has to be on the x-axis. Wave number is basically the reciprocal of wavelength. So wave number is the reciprocal of wavelength. Percentage transmittance is basically the amount of light passing through the sample. Okay. ओके तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करती हैं। उन मोड ऑफ वाइब्रेशंस की वजह से आईआर स्पेक्ट्रम में पीक्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ अपीयर होती है। सो इन आईआर स्पेक्ट्रम peaks always appear in the form of trough and each trough corresponds to the specific mode of vibration.
नाउ वी शुड नो, अभी तक देखो कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया मोड ऑफ वाइब्रेशन पे, बट बेटा अगर हम कह रहे हैं कि यार मोड ऑफ वाइब्रेशंस की वजह से ट्रफ पीक्स अपीयर होती हैं, तो वी शुड नो व्हाट सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशंस आर दोस एंड व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर देयर, राइट? हमसे वो डिटेल नहीं पूछेगा उनकी, लेकिन हमें जनरल पर्सपेक्टिव तो पता होना चाहिए ना यार। तो लेट्स टॉक अबाउट द मोड ऑफ वाइब्रेशंस हियर। दो डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं। The first one is called stretching mode of vibration, and the second one is bending mode of vibration. Now, guys, stretching mode of vibration is further divided into two. The first one is called symmetric stretching vibration, and the second one is called asymmetric stretching mode of vibration. On the other hand, bending mode of vibrations are of four types. The first one is called wagging. The second one is called rocking. The third one is called scissoring. Scissor चलती ना इस तरह से. Last but not the least, twisting. Okay. तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड्स 24/7 365 डेज इन दोनों मोड ऑफ वाइब्रेशंस में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इन पांचों में। लेकिन जैसे ही वो एसिमेट्रिक, वैगिंग, रॉकिंग, सिजरिंग, ट्विस्टिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन में एग्जिस्ट करेंगे, फॉरन आईआर एक्टिव होंगे। आईआर एक्टिव होने का मतलब फॉरन इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ट्रफ अपीयर कर देंगे स्पेक्ट्रम के अंदर। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि वो सिर्फ इन मोड ऑफ वाइब्रेशंस में ही क्यों आईआर रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं? इसलिए क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस इन मोड ऑफ वाइब्रेशन में एग्जिस्ट करेगा, उसमें ओवरऑल नेट डायपोल एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस कि दुनिया के जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उन तमाम में कोवलेंट बॉन्डिंग है। जब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेट डायपोल एग्जिस्ट करेंगे, फॉरन ये मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उनके अंदर और वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे आईआर। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी शुड नो, वी शुड अंडरस्टैंड कि भाई क्यों एब्जॉर्प्शन हो रहा है इनके अंदर। ठीक है, ये होती हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ये आईआर एक्टिव है, बट क्यों? तो यहाँ लिख देते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं इनको, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि भाई हम किन की बात कर रहे हैं। एक सिमेट्रिक, वैगिंग, रॉकिंग, सिजरिंग एंड ट्विस्टिंग, हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि दे आर IR active, can absorb IR radiations, because of overall net dipole. Okay. याद रखिए कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है ना, दैट स्पेक्ट्रम हैज अ फिंगरप्रिंट रीजन।
व्हाट इज फिंगरप्रिंट रीजन, और हमें कैसे पता चलेगा कि स्पेक्ट्रम में कहां से कहां तक फिंगरप्रिंट रीजन होता है? सो फिंगरप्रिंट रीजन exists between 500 centimeter inverse to 1500 centimeter inverse। फिंगरप्रिंट रीजन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, so fingerprint region has no functional group, and it has only carbon carbon, carbon oxygen, and carbon hydrogen bond information. Also, it is used to distinguish compounds of the same functional group। ठीक है, देखो आईआर स्पेक्ट्रम का डेटा गिवन होता है एमसीक्यू में भी और थ्योरी में भी, और आपने उस डेटा को यूज करके आंसर डिटरमाइन करना है। लेकिन मैं कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ पीक्स की शेप, ट्रफ की शेप शेयर करूंगा, देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, होपफुली कि वो शेप्स आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखो सबसे पहला आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स है। स्ट्रॉन्ग पीक होती है इसकी, ऑलराइट, और ये पीक की शेप ये होती है। दैट इज द शेप ऑफ दिस पीक। ये जो शेप है ना, ये बहुत मैटर करेगी। और ये स्ट्रॉन्ग पीक होती है, स्ट्रॉन्ग का मतलब बड़ी पीक होती है, लार्ज पीक होती है। ठीक है, बट अपियर होती है 3350 सेंटीमीटर इनवर्स, ये याद रखना है। सही है, आई रिपीट 3350 सेंटीमीटर इनवर्स। मैं याद रखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें सब ये डेटा यूज होगा। आप देखिएगा मैं बगैर डेटा बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आपको। बस ये प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये याद होनी चाहिए आपको। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ही लार्ज पीक होती है। वेरी ब्रॉड, ब्रॉड भी बहुत ज्यादा होती है। सो लार्ज होती है, ब्रॉड होती है, यहां लिख लीजिए वेरी ब्रॉड। ठीक है, कौन सी होती है पीक, ये देख लीजिए। इसकी भी पीक की दो डिफरेंट शेप्स हैं, मैं दोनों शेप्स आपके साथ शेयर करूंगा। एक शेप तो ये हो गई, और दूसरी शेप जो है वो ये है। These are the two shapes usually exist in the questions in IR spectroscopy। या तो शेप देखो यहां से यहां तक ये ब्रॉड हो गई, वेरी ब्रॉड, इतनी ब्रॉड पीक सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है और किसी और फंक्शनल ग्रुप की नहीं होती। ठीक है, ये पहचान है। यहां से भी देखो ये भी ब्रॉड पीक है। या तो ये यहां से पॉइंटेड होगी और फिर कर्व होगा इस तरह से,
या फिर ये पॉइंटेड नहीं होगी, राउंड होगी और फिर यहाँ से माइनर से कर्व होगा। तो या तो ये शेप होगी या ये शेप होगी। मेरा पॉइंट ये है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ पीक की शेप भी जहन में रखें, यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कार्बोनाइल। एंड व्हेन वी से कार्बोनाइल, मीनिंग इसकी केमिकल, इसकी वैल्यू होगी 1700 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। स्ट्रॉन्ग पीक होती है, यानी लार्ज पीक होती है। और इसकी जो पीक की शेप है वो बहुत मैटर करती है। वो कुछ इस तरह से हम देंगे आपको। इस तरह से। ऑलराइट, दिस इज द लार्ज पीक। ये लार्ज पीक होती है हमारी। ओके, ऑलराइट। एंड व्हेन वी से कार्बोनाइल, इसका मतलब भाई कार्बोनाइल का जो ग्रुप है वो एस्टर में भी होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो सकता है। तो व्हेन वी से कार्बोनाइल, इसका मतलब हमें ये सब देखना होगा कि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं भी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्कीन। एल्कीन की जो पीक होती है वो 1680 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज पे होती है। यूजुअली ये पीक वीक होती है, इन सम केसेस ये स्ट्रांग भी हो जाती है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से, ठीक है। ये वीक शेप होती है, पॉइंटेड भी होती है। आप कह सकते हैं कि पॉइंटेड पीक है। ऑलराइट, एल्कीन के बाद है आपके पास एमाइन। एमाइन की जो पीक होती है वो 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर अपियर होती है। काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पीक, टूथ शेप होती है। और हम टूथ शेप को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें। एमाइन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्राइल। नाइट्राइल की जो पीक होती है वो 2250 सेंटीमीटर इनवर्स टू 2280 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में जाती है। वी शेप पीक होती है इसकी। माय गुडनेस, आई हैव टू स्मॉल, like this. Okay, these are the functional groups। और ये फंक्शनल ग्रुप्स ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट रीजन में तो नहीं है। और ये फंक्शनल ग्रुप 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बाद अपीयर होना शुरू होते हैं। तो 500 टू 1500 यू नीड टू इग्नोर द स्पेक्ट्रम। आफ्टर 1500 यू नीड टू चेक। एक और बात, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर सी एच की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 में समटाइम्स ऐसा होता है कि आपसे एग्जामिनर सी एच यानी हाइड्रोकार्बन की भी पीक पूछ लेते हैं। और इसकी जो पीक होती है हाइड्रोकार्बन, इसकी पीक एक्चुअली 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे अपीयर होती है, विच इज वाई
इस पीक को हमने कंसिडर करना है और हम इसको कुछ इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं। ये रही पीक, सही है। दिस पीक, आप इतना सेगमेंट देखें, बाकी सब इग्नोर कर दें। यू नीड टू इग्नोर ऑल दीज, यू हैव टू चेक दिस वन एज वेल, बस इसको देखना है आपने। ठीक है, इसको भी यहां से हम रिमूव कर सकते हैं। ये रिमूव, माय गुडनेस। दैट्स इट, बस इतना सेगमेंट देखना है आपने। एंड अल्टीमेटली आपको पता है कि ये शेप और कार्बोक्सिलिक एसिड की शेप में वो जमीन आसमान का फर्क है। ऑब्वियसली आप इसको CH कहेंगे, इसको मैं कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कह सकता। ठीक है, so let's talk about some questions. Let me take out the worksheet for you, which I have made it for you. Let's resume the IR spectra. uh, Look at this question number 1. The infrared spectrum of an organic compound is shown below. Which compound could give this spectrum? 500 से 1500 fingerprint region. Obviously guys, ये आपके पास 1600 है, ये 1700 और ये 1720। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1720 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसका मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ऑब्वियसली ये CH है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पीक नहीं है, ये वेरी ब्रॉड पीक नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ ब्रॉड, वेरी ब्रॉड पीक, वेरी स्ट्रॉन्ग पीक। इनफैक्ट ये बहुत ही स्मॉल सी पीक है विच रिफ्लेक्ट्स CH। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑप्शन ए में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड की वेरी ब्रॉड, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड इस तरह की पीक होती है। एंड दिस पीक इज नॉट गिवन इन दिस स्पेक्ट्रम, व्हिच मींस ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज OH की जो पीक होती है वो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पे अपियर होती है और यहाँ पर कोई भी पीक इस तरह की अपियर नहीं हुई। ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो OH है वो अल्कोहल है और अल्कोहल की पीक 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पे अपियर होती है और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी पीक अपियर नहीं है। तो ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, डी रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी। इन क्वेश्चन नंबर 2, 500 से 1500 इग्नोर करें, 1500 से ऑनवर्ड कोई भी पीक नहीं है। ये एक पीक आई है 3000 पे, बच्चों को लगता है कि ये टूथ शेप है, जो कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि ये अपियर हुई है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, इसका मतलब ये अमाइन नहीं है, ये CH है। ये 31, ये 32, ये 33 और ये 3350। तो ये जो पीक आई है, अगर आप इसको याद करें लेक्चर से, ये शेप मैंने आपको अल्कोहल की दी थी, ये एक्चुअली 3350 सेंटीमीटर इनवर्स है और ये अल्कोहल है, राइट। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट क्योंकि जो कार्बोनाइल की पीक होती है वो 1700 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होती है और ये रेंज में कोई भी पीक यहाँ पर अपियर नहीं हुई है। फॉर द सेम रीजन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि जो एल्डिहाइड है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है और कार्बोनाइल की पीक इस रेंज के अंदर होती है, राइट। ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पीक होती है वो पॉइंटेड, स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रॉड, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही 3000 पे। इसका मतलब ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी बिकॉज इट कंटेन ओनली अल्कोहल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन एक्चुअली। J is a branch in alcohol. J is heated under flux with an excess of potassium dichromate 6 until no further reaction occur. An organic compound K is formed in good yield. The infrared spectrum of K is shown. Okay, that's 500 to 1500 fingerprint region. Ignore. This is 1600. This is 1700. And approximately ये 1700 पे ही है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया कार्बोनाइल और ये कहां पर होगा 3000 पे। तो ये CH ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ना तो ये वेरी ब्रॉड है, ना ही ये वेरी स्ट्रॉन्ग है और ना ही ये पॉइंटेड है और ना ही ये राउंड है।
So let's talk about this. Option A is incorrect because ये प्राइमरी अल्कोहल है. अगर आप हीट अंडर रिफ्लक्स के साथ एक्सेस K2Cr2O7 यूज करते हैं तो फिर वो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है. यानी ये कन्वर्ट होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में. एग्जामिनर ने इसको कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में. तो अंडर सच कंडीशंस एल्डिहाइड कभी भी नहीं बनता, विच इज व्हाई ए इज इनकरेक्ट. बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इसमें ब्रांच चेन नहीं है, जबकि एग्जामिनर ने ब्रांच चेन अल्कोहल की इंस्ट्रक्शन दी हुई है. सो बी के अंदर अल्काइल ब्रांच ही नहीं है, कोई ब्रांच चेन ही नहीं है. इसका मतलब बी भी गलत. लेट्स टॉक अबाउट डी. डी में देखो ये ब्रांच है, ये प्राइमरी अल्कोहल है. तो ये ब्रांच विल रिमेन एज इट इज और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी ये कंडीशन, जो रिएक्शन कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है. बट मसला ये कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो इसकी पीक पॉइंटेड कर्व इस तरह की स्पेक्ट्रम में गिवन होती, जो कि गिवन नहीं है. इसका मतलब डी बी इनकरेक्ट. सो राइट आंसर गाइस इज गोइंग टू बी सी. ओके. Question number 4. The infrared spectrum of a substance with empirical formula C2H4O is shown. Which bonds are responsible for peak X and peak Y? Peak Y, ये 16, ये 17, ये 1720. तो 1720 is carbonyl. ठीक है. And X is CH because it is not very broad, not very strong, not pointed and curvy. So it's CH. So my right answer is going to be B. Question number 5. The diagram shows the infrared spectrum of Q. What could be Q? 500 से 1500 छोड़ दीजिए, 1600, 1700 और ये 1720. ठीक है. और ये कार्बोनाइल का ग्रुप है और ये होगा CH3000. देखो अल्कोहल की जो पीक है वो 3350 पे अपेयर होती है, विच इज नॉट गिवन. तो ये गलत. इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी 3350 पे होना चाहिए थी, नहीं है पीक, तो ये भी गलत. ब्यूटानोइक एसिड भी गलत, क्योंकि जो वेरी ब्रॉड वेरी स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल नहीं है. राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. क्वेश्चन नंबर 5. द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड पी इज शोन. यहाँ तक तो कोई पीक ही नहीं है, यहाँ भी कोई पीक नहीं है. ये एक पीक है 3000 पे, ऑब्वियसली इट रिफ्लेक्ट्स CH. एंड ऑब्वियसली ये हो जाएगा 31, 32, 33, 3350. तो ये 3350 के ऊपर है. दैट मींस OH ग्रुप. तो ये अल्कोहल हो गया और हमारे पास इसमें से अल्कोहल कौन सा है? डी में है, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. राइट. क्वेश्चन नंबर 7. Substance T was analyzed and found to contain 62.07% carbon. Okay. इसको डिवाइड कर देते हैं हम 12 से. हाइड्रोजन इज बेसिकली 10.34. इसको डिवाइड कर देते हैं हम इससे. ठीक है. एंड ऑक्सीजन इज बेसिकली 27.59. इसको हम डिवाइड कर देते हैं 16 से. लेट मी गेट दी 62.07 divided by 12, so it's going to be 5.17. ये हो जाएगा 10.34 और ये हो जाएगा 27.59 डिवाइडेड बाय 16, 1.72. ये 1.72,
ये भी 1.72, ये भी 1.72, ये हो जाएगा 5.17 divided by 1.72, so it's going to be 2.99, that is 3. ये हो जाएगा 10.34 divided by 1.72, that's going to be 6, and it's 1. So empirical formula is going to be C3H6O. This is your empirical formula. अब जाहिर सी बात है, in order to get the molecular formula we need molecular mass, which is not given. So what we can do is double the empirical formula, you will get the molecular formula. So it's going to be C6H12O2. That's my molecular formula of the compound. तो molecular formula determine हो गया. Let's talk about the spectrum now. 500 से 1500 कोई फिंगरप्रिंट रीजन में कोई पीक नहीं है, यहाँ पर भी कोई पीक नहीं है. ये एक पीक है somewhere around 3000, ये CH होगा. ये एक पीक है OH की 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पे. सो इसका मतलब ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें तो अल्कोहल है ही नहीं. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट, इसमें भी अल्कोहल नहीं है. तो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड डी. लेट्स टॉक अबाउट ए. ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स. तो 6 कार्बन एटम सेटिस्फाई हो गए. हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. We have 12 hydrogens. So ये भी incorrect. So right answer is going to be Na. Question number 8. Compound X has the infrared spectrum shown. What could be the identity? So guys, ये 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर कार्बोनाइल की पीक है. और आप नोट करें ये ब्रॉड पीक हो गई, यहाँ से यहाँ तक है ना. वेरी ब्रॉड, वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ से राउंड एंड कर्वी, ये शेप याद आई. दैट इंडिकेट्स कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे अपीयर हुई है. So that's acid. So A is going to be the right answer. Okay. Question number 9. Oh, okay. When reactant X is treated with suitable reagent, product Y and Z are formed. Infrared spectra of X, Y, Z are shown. ये reactant X से आप नोट करें, इस reactant X पे 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर सिर्फ CH है. That indicates कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, because it doesn't have any functional group. तो हाइड्रोकार्बन A में भी है, B में भी है, C में भी है. तो इसका मतलब ABC में कॉम्पिटिशन. अच्छा जनाब, ये एक रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ एक एरो है और ये दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. अब जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्पेक्ट्रम दे दिए. तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट Z फर्स्ट. आप नोट करें, ये आपके पास कार्बोनाइल की पीक है. और आप नोट करें ये वेरी ब्रॉड, वेरी पॉइंटेड पीक है, राइट. सो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. सो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ये भी है, ये भी है. ऑलराइट. या तो आंसर एक बात तो कंफर्म हो गई कि ना डी आंसर है और ना ही ए आंसर है. ठीक है. तो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड डी, सॉरी बी एंड सी. और उसका फैसला डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट वाई को देखने के बाद. लेट्स टॉक अबाउट वाई. ये 1500, 16, 17, 17, 20 पे है ये. सो दैट इंडिकेट्स कार्बोनाइल. ये CH है 3000 पे. सो कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन में होता है. तो ना ये एल्डिहाइड है, ना ये कीटोन है. ये कीटोन है, ये कीटोन है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. एंड बाय द वे याद रखिएगा, एक हाइड्रोकार्बन से जब आपको कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा हो, इसका मतलब दिस हाइड्रोकार्बन इज गोइंग टू बी एन एल्कीन. और ये एक्चुअली हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन करवाया जा रहा है इसको. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, राइट.
कि whenever an alkene undergoes reaction with hot concentrated KMNO4, carboxylic acid and ketones are formed. That's my favorite question. Question number 10 seems like it's an easy stuff. The infrared spectrum of Z shown. What could be Z? यहाँ से यहाँ तक तो कोई B की ना है 1500 16. What is this? Oh, that's 16 something. That's 1680, guys. Guys, that's 1680 and that indicates the presence of alkene. ठीक है, ये CH है और ये OH है. So basically, option A is incorrect because कार्बोनाइल की कोई पीक एग्जिस्ट नहीं कर रही. ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि एल्कीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें भी एल्कीन नहीं है. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज इसमें एल्कीन भी है और अल्कोहल भी है. आई होप इट मेक्स सेंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको इस तरह से मिलेगा जिसमें क्वेश्चन के साथ डेटा है. सो लेट्स सॉर्ट दिस आउट. 1500 तो कुछ नहीं है. दिस इज 16, दिस इज 1700. तो ये पीक जो है 1720 पे है. Approximately 1700 कर लो. That's carbonyl. This is CH 3000 पे. So तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक ब्रॉड नहीं है. अल्कोहल की 3350 पे नहीं है. अल्कोहल की 3350 पे नहीं है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. ओके, ये लिखा हुआ है ना कार्बोक्सिलिक, तो ये लिखा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसकी रेंज दी हुई है. ये लिखा हुआ है ना अल्कोहल, तो ये लिखा हुआ है हाइड्रोक्सी, ये उसकी रेंज दी हुई है. ठीक है, इस रेंज के अंदर मैंने तुम्हें स्पेसिफिक वैल्यूज दी 3350 क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट पीक्स होती हैं उनके ऊपर. ठीक है, एग्जामिनर ने रेंज दी हुई है, मैंने तुम्हें स्पेसिफिक कर दिया सो दैट यू विल गेट द आइडिया क्विकली कि भाई करना किस तरह से. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड Q contain 3 carbon atom. That's very important कि 3 carbon atom का एक compound P है. Shows a strong absorption at 1720 centimeter inverse in its NMR IR spectra. That indicates carbonyl group. Okay. Hmm. 3 carbon atom का carbonyl. तो अगर 3 carbon atom का carbonyl है, so it can be aldehyde, it can be ketone. 3 कार्बन एटम का एल्डिहाइड ये हो सकता है. 3 कार्बन एटम का कीटोन ये हो सकता है. राइट, आगे बढ़ते हैं. अभी तक तो मुझे यही समझ में आया. 3 कार्बन एटम कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल इन दो में ये एस्टर हो सकता है 3 कार्बन एटम का. एस्टर के लिए देखते हैं, आगे देखते हैं, पहले पढ़ते हैं आगे. एस्टर भी हो सकता है. P is reacted with an excess of hot acidified potassium dichromate 6 forming organic compound P. So बेटा अगर मैं इसमें 3 कार्बन एटम का एस्टर भी ले लूं, so obviously तुम्हारा ऑप्शन दोनों रॉन्ग. इसलिए क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होते. ठीक है, so that indicates it is an aldehyde. फर्दर कंफर्मेशन करते हैं कि एल्डिहाइड है भी या नहीं. फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. Q shows strong absorption of 1700. That means carbonyl. And a strong broad absorption. हाँ जी, आ गया ना. strong भी है, broad है और absorption है 2800 सेंटीमीटर इनवर्स. तो 2800 सेंटीमीटर इनवर्स कार्बोक्सिलिक एसिड की रेंज में आ रहा है. सो दैट इंडिकेट्स कि ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ. सो तुम जानते हो कि ना कीटोन ऑक्सीडाइज होता है ना एस्टर, लेकिन तुम जानते हो कि ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा.
जब भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप की पीक शेयर कर रहा है ऑक्सीडेशन के बाद, इसका मतलब 3 कार्बन एटम का एल्डिहाइड होना चाहिए। 3 कार्बन एटम का एल्डिहाइड इज प्रोपेनॉल। तो A is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Right, guys? Thank you very much.